जैसे कि हमने पिछले सेकुलरिज्म के पार्ट 1 में डिस्कस किया कि जब भारत के राज्य ने आज़ादी के बाद हिंदुओं के रीति-रिवाज, शादी, ब्याह और अन्य संस्कारों में औरतों के अधिकारों के लिए, उनकी बराबरी के लिए इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया उनके पर्सनल लॉज़ पे। तो वहीं से भारत में एक नया गुण हमारे सेकुलरिज्म में जुड़ गया कि राज्य जो है पर्सनल लॉज़ को भी धर्म के जातिगत व्यक्तिगत सॉरी संप्रदाय के आंतरिक इश्यूज़ पे भी नारी की समानता के लिए और सबके अधिकारों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रिंसिपल के आने के बाद ग्रेजुअली ये प्रिंसिपल शाह बानो केस में माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी सामने आया। हालाँकि ये इश्यू क्रिश्चियन महिला के संदर्भ में नहीं आया क्योंकि क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज़ एज़ कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़ अच्छे थे, उत्तम थे, नारियों के अधिकार की दृष्टि से। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के इश्यू में ये मुद्दा आके खड़ा हुआ जब शाह बानो का केस सामने आया 1980 के दशक में। जब शाह बानो ने अपने हक की माँग की और कोर्ट ने उसके फ़ेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि 125 सीआरपीसी के तहत सबसे महत्वपूर्ण है कि पति को अपनी पत्नी को देना पड़ेगा महीने का खर्चा सेपरेशन करने पर। इसमें पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। पर्सनल लॉ एक स्त्री के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। उसके बेस पे उसको 3 महीने की हेल्प करके या जो उसके पिता ने कुछ इद्दत दी थी या कुछ कस्टमरी पैसा दिया था उसको लौटा करके उसको घर नहीं भेज सकते। पर जो उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट जो काउंटर मोबिलाइजेशन मुस्लिम समाज के लोगों ने की, उसकी वजह से राजीव गांधी दबाव में आए और उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वीमेन राइट के नाम से एक एक्ट पास किया जिसमें कि कोर्ट के डिसीजन को विटल डाउन किया गया और उस औरत के तलाक के बाद देखभाल की जिम्मेदारी उसके परिवार वालों के सर पर रख दी गई बजाय उस पति के जिससे उसने शादी की है। तो इसको एक ग्रॉस वायलेशन देखा गया महिला के हकूक का। परंतु इसकी वजह से लेफ्टिस्ट, लिबरल और जो राइटिस्ट थे उनके बीच में एक अजीब सिचुएशन खड़ी हो गई। बीजेपी ने खुल करके शाह बानो केस का समर्थन किया, शाह बानो के हक हकूक का समर्थन किया, मुस्लिम लेडीज़ के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की और लेफ्टिस्ट यहाँ पर समस्या में पड़ गए कि वो यहाँ अल्पसंख्यकों के हक हकूक की बात करें या मुस्लिम महिला के हक की बात करें। यहाँ से एक डिवीज़न आना शुरू हो गया। लेफ्टिस्ट ने यहाँ ग्रुप जो माइनॉरिटी के जो राइट्स है इकट्ठे कलेक्टिव उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी एज़ कंपेयर टू जो मुस्लिम विमेन के जो हक हकूक है उसको प्रायोरिटी नहीं दी क्योंकि उनको ये डर था कहीं इसमें इस समानता के नाम पर कहीं मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, जो ग्रुप आइडेंटिटी है, वही ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं हिंदू समाज में सबस्यूम ही ना हो जाए, हिंदू समाज उनको निगल ही ना जाए। इस तरह का भय उनके मन में था। इसलिए उन्होंने यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को छोड़ दिया। पर राइट विंग इसको परस्यू करता गया। और हाल ही में जो ये सायरा बानो का दूसरा केस आया, इसमें ट्रिपल तलाक पे बैन लगा और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। और सुप्रीम कोर्ट जब ये गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कानून लाया, कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो तब फैजान मुस्तफ़ा जैसे जो हमारे बुद्धिजीवी है उन्होंने ये पाया कि देखिए जो भारत में सेकुलरिज्म में क्या हो गया है कि स्टेट अब ये भी डिफाइन कर रहा है पहले से हिंदू कोड बिल के टाइम से क्या किसी संप्रदाय का मजहब का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है प्रैक्टिस। ये काम भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया हुआ है, न्यायपालिका ने शुरू किया है पहले से। जबकि अगर इसको देखें तो ट्रेडिशनल सेकुलरिज्म के हिसाब से ये ठीक नहीं है बात कि धार्मिक प्रैक्टिसेस को भी कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है उसकी रैशनैलिटी को। परंतु ये प्रक्रिया यहाँ बन चुकी है कि जब कोई प्रैक्टिस कोई संप्रदाय की समुदाय की प्रैक्टिस किसी रिलीजन की प्रैक्टिस लोगों के अधिकारों के व्यक्ति के अधिकारों के मार्ग में बाधा बनेगी तो स्टेट इंटरवीन करता है। तो ये एक तरह से सेकुलरिज्म को प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है। अच्छा और
इसके अतिरिक्त जो विद्वान हैं, वो अलग-अलग तरीके से बँटे हुए हैं। 2-3 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कि सेकुलरिज़्म के प्रोजेक्ट को ही चैलेंज कर दिया। उनका ये मानना है कि सेकुलरिज़्म का जो प्रोजेक्ट इटसेल्फ है भारत में, ये गड़बड़ है। इसकी वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि निपट रहे हैं। उनमें सबसे फेमस है आशीष नंदी, जिन्होंने कि 90 के दशक में जब राम मंदिर की मोबिलाइज़ेशन हो रही थी, उन्होंने कहा सेकुलरिज़्म फेल हो गया। इसके संदर्भ में उन्होंने एक पर्चा लिखा आशीष नंदी ने। और दूसरे व्यक्ति है हमारे पार्था चटर्जी, और तीसरे हैं मदन, टीएन मदन नाम है उनका। इन 3 लोगों ने कहा कि सेकुलरिज़्म जो है बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कामयाब नहीं हुआ। इसमें आशीष नंदी कहते हैं कि सेकुलरिज़्म की वजह से क्या हो गया है कि जो भारत का समाज जो कि रिलीजियस एथोस में इम्बूर्ड है, पूरी तरह से लोग अपने जीवन में रिलीजन को फॉलो करते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि सडनली आप जब पब्लिक स्फीयर में आते हो, पॉलिटिक्स में आते हो, तो प्लीज़ आप रिलीजन के इश्यू को इसमें मत डिस्कस कीजिए, सेकुलर बात कीजिए, जो कि उनके नेचर के खिलाफ है, बरखिलाफ है। इससे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो स्प्लिट हो रही है, उसमें फेकनेस पैदा हो रही है, नंदी ये कहते हैं। दूसरा, जो रिलीजियस इम्पल्स इतनी स्ट्रांग है, फिर वो बैकडोर से सामने आ रही है, चाहे वो रिलीजन में जो कट्टरपंथी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके रूप में सामने आ रही है, फिर नेगेटिव फॉर्म में। जबकि नंदी कहते हैं कि अगर ओपन डिबेट होती, रिलीजन को पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आने दिया जाता, शायद भारत में भी दोनों तीनों रिलीजन आपस में एक बेटर कंसेंसस पैदा कर पाते। रिलीजन की जो एथिकल पावर है, उसकी जो स्पिरिचुअल कैपेसिटी है, उसकी जो बॉन्डिंग पैदा करने की जो क्षमता है, शायद वो तगड़े तरीके से फॉर्मुलेट हुई जैसे यूरोप कर सका। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी क्रिश्चियनिटी की प्रोडक्ट है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ही जो जो चर्निंग हुई, रिफॉर्मेशन आई, उसके बाद सेकुलरिज्म आया। तो क्या जो भारत में जो मत और मजहब हैं, इनकी डिस्कशन होती, तो क्या ओपन में, अगर पब्लिक स्पेस में चर्चा होती, तो क्या कोई नया मार्ग नहीं निकल सकता था? आशीष नंदी ये कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से सेकुलरिज्म भारत में एक फ्लॉप शो है, फ्लॉप हुआ है। इसने रादर धार्मिक कट्टरता और रियोटिंग को या झगड़ों को और ज़्यादा स्पेस दे दिया है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हम इस पे चर्चा नहीं कर पाते। और भारत जैसे समाज में जहाँ रिलीजियोसिटी लोगों में बहुत है, सांप्रदायिकता, अपने संप्रदाय के पालन बहुत करते हैं लोग, उसके रीति रिवाजों का, अपने पंथ का, तो उनको उनसे ये एक्सपेक्ट करना सडनली वो पब्लिक स्पेयर में आकर, पॉलिटिकल स्पेयर में आकर टोटली पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे या सेकुलर हो जाएंगे, ये तो बेमानी, टोटल निगेशन है बेसिक नेचर का, ऐसा वो कहते हैं। पार्थो चटर्जी कहते हैं कि ठीक है, ग्रुप राइट्स हमें बचाने हैं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपोज नहीं करना है किसी के ऊपर, परंतु हमें ये करना पड़ेगा, जो ग्रुप का जो राइट है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो राइट है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो राइट की परसेप्शन है, उनके जो हकूक हैं, उसमें उस कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर सेटिस्फाइड हो। उसमें औरतें भी सेटिस्फाई होनी चाहिए उस डिसीजन में, बच्चे भी होने चाहिए, ना केवल कुछ कट्टरपंथी या कंजर्वेटिव पुरुषों की चले, औरतों की भी उसमें सहमति होनी चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का, कि वो उस डिसीजन से खुश है, अपनी स्थिति से खुश हैं। ऐसा ना हो कि कोई पुरुष वर्ग उनको डोमिनेट करे, तो तब हम उस ग्रुप राइट को डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा पार्थो चटर्जी कहते हैं। सिर्फ ग्रुप राइट कहने से बात नहीं चलेगी, जो ग्रुप राइट की जो डेफिनेशन दी गई है उस कम्युनिटी के द्वारा, उसमें हर एक वर्ग की क्या होनी चाहिए, उनकी मेल फीमेल, अमीर गरीब की कंसेंट होनी चाहिए, तब उसको हम ग्रुप राइट के रूप में डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा पार्थो चटर्जी जी कहते हैं। एम.टी. मदन और एक स्मिथ नाम के विद्वान थे, जिन्होंने, यूजीन स्मिथ, उनका ये मानना है कि भारत में जो ये स्टेट, जो मदन का तो नहीं, मैं यूजीन का मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेट ने जो ये इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया ना रिलीजियस स्फीयर में, ये एक तरह से सेकुलरिज्म का ही वायलेशन है। हाल ही में जिस तरह से भगवान अयप्पा का केरल में मंदिर में कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ महिला को भी पूजा करने का अधिकार है, तो ये स्पष्ट रूप से एक एक ब्रह्मचारी देवता का भी डेफिनेशन को कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिफाइन करेगा या हाई कोर्ट डिफाइन करेगा? यानी कि रिलीजियस मैटर्स में भी डायरेक्ट कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, जो कि मैटर ऑफ फेथ है। तो ये बड़ी यूनिक स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। आजकल साईं जी दीपक जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो लाखों मंदिर है हमारे, जिसमें करोड़ों का चंदा चढ़ता है,
उस चंदे पर स्टेट के ऑफिशियल क्या कर रहे? उन मंदिरों पर एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? वहाँ से वो टैक्स निकाल कर सड़कों पे क्यों लगाया जा रहा है? वहाँ से वो सारा कलेक्शन इकट्ठा करके स्टेट क्यों एप्रोप्रिएट कर रहा है? सेकुलर कामों के लिए। जब चंदा लोगों ने अपने धार्मिक भावना से, अपने धार्मिक और स्पिरिचुअल भावना से दिया, उस पे स्टेट कौन होता है इंटरवेन करने का? आर्टिकल 27 का वॉयलेशन नहीं है ये। आर्टिकल 26-27 का वॉयलेशन है सीधा, कि किसी कम्युनिटी के अपने इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने के राइट पे इंटरवेंशन है। तो अगर ऐसा ही सिस्टम है, इंटरवेंशन का ही सिस्टम है, तो सिर्फ ये हिंदुओं के लिए क्यों एप्लीकेबल है? किसी मॉस्क पे क्यों नहीं टैक्स लगता? मॉस्क के रिसोर्स क्यों नहीं स्टेट कैप्चर करता? किसी चर्च की फंडिंग क्यों नहीं स्टेट कैप्चर करता? गुरुद्वारे की फंडिंग क्यों नहीं कैप्चर करता? ये सिर्फ हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में क्यों है? तो इस दिशा में वो फ्री हिंदू टेम्पल की जो मांग उठ रही है कि हिंदू मंदिरों को, राज्य को खाली करना चाहिए, उनका कोई हक नहीं बनता उस पर। ये अगर सेकुलर कंट्री है तो कैसे राज्य डिफाइन कर सकता है? एक रिलीजियस डोमिनेशन के टेम्पल्स पे कब्जा कर लो, बाकियों को फ्री छोड़ दो, उसकी फंडिंग को भी खुद रेगुलेट करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये साईं साईं दीपक कहते हैं, स्टॉप बेटा, ऐसा जे जे साईं दीपक कहते हैं। थैंक यू।